Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, we Sanu and you are watching Sanu Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. और आज की जो हमारी वीडियो How Ra once almost killed Pakistan PM नवाज शरीफ. अच्छा भाई थोड़ा छोटा सा काम नहीं तुम लोगों से हो पाया. कट 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 ओके तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग को देखेंगे किस तरह से रॉ जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो नवाज शरीफ का कर देने वाली थी काम तमाम. बट फिर क्या हुआ, क्या ऐसी पनौती अंदर आ पड़ी कि इनसे छोटा सा काम नहीं हो पाया. तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेकिन उससे पहले गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पर अगर अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे लोगों के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा. और सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ भी भाग के जाइए और जल्दी से 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दे. तो चलिए गाइस बगैर टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. स्किप नहीं करना यार तुम लोगों ने. अबे चल जाएगी, क्यों नहीं चल रही, ये क्या मसला है इसको. हाँ चल गई. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ की जान कारगिल युद्ध में एक इंडियन जवान के हाथ में आ चुकी थी. क्या आपको ये पता है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इंडियन जवान के टारगेट में लॉक हो चुके थे और बस एक बटन दबाने की देरी थी और पाकिस्तान एक हेडलेस स्टेट बन जाता. और वो इंडियन जवान ट्रिगर बस पुल करने ही वाले थे कि उन्हें मिशन को एबॉर्ट करना पड़ गया. लेकिन आखिर क्यों, किसका प्रेशर था उन्हें? अगर हम ये कर देते तो वो वॉर हम एक झटके में जीत जाते थे. फिर भी इस मिशन को एबॉर्ट क्यों किया गया? कल ही यानी कि 26 जुलाई 2024 को कारगिल विजय दिवस की सिल्वर जुबली थी. हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा. अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं. इस जंग के ऊपर वैसे तो कई सारी मूवीज भी बनी है, लेकिन आज तक हमसे इसकी बहुत सारी एक्चुअल घटनाओं को ना छुपाया गया. हम सब ने सुना है कि कारगिल वॉर होने के पीछे रॉ का एक बहुत ही बड़ा इंटेल फेलियर था. लेकिन बहुत ही कम लोगों को यह पता होगा कि इस वॉर को जीतने में भी रॉ का ही बहुत बड़ा हाथ था. अच्छा. क्या आप जानते हो टिबेटन रेफ्यूजीज का एक सीक्रेट स्पेशल फ्रंटियर फोर्स था जिसे डायरेक्टली रॉ ने ट्रेन किया था. और वो रेफ्यूजीज जो उस टेरेन के कॉम्बैट में स्पेशलाइज थे, उन्होंने भी हमारे लिए वॉर लड़ा था. लेकिन अब तक इस स्पेशल फोर्स के बारे में पीएम को छोड़कर किसी को भी नहीं पता था. इनफैक्ट ये फोर्स आज तक एक्टिव भी है, लेकिन फिर भी इनके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? आखिर क्यों? एक और एक घटना, कारगिल वॉर के बीच में ही एक ऐसा दौर आया था जब पाकिस्तानी आर्मी लिटरली वॉर ऑलमोस्ट जीत ही चुकी थी. उनका पलड़ा काफी भारी हो चुका था. लेकिन फिर आर्म्ड फोर्सेस ने मिलकर आखिर ऐसा क्या किया कि बाजी तुरंत पलट गई और वॉर अंत में हमने जीत लिया. एंड यस, मैं आर्म्ड फोर्सेस इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज डेफिनेटली हमारी आर्मी को वॉर जिताने का एक बड़ा क्रेडिट तो मिलता ही है. लेकिन आज भी हमें इंडियन नेवी के ऑपरेशन तलवार और इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशन सफेद सागर के बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में पता ही नहीं है, जिस वजह से ही ये वॉर हम जीत भी पाए इन द फर्स्ट प्लेस. और इन्हीं अनकही और अनसुनी कहानियां, हमारे जवानों की बहादुरी की गाथाओं को हम आज के इस कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज स्पेशल ट्रिब्यूट वीडियो में जानेंगे, जिसमें से कुछ कहानियां तो ऐसी है जिसने लिटरली मेरे रोंगटे तक खड़े कर दिए. तो सबसे पहले ना फ्रेंड्स एकदम बेसिक लेवल पर जान लेते हैं कि कारगिल वॉर आखिर क्या था. 3 मई 1999 को पाकिस्तानी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की टुकड़ी ने LOC क्रॉस करके जम्मू कश्मीर के टाइगर हिल, द्रास, कक्सर और इन कारगिल सेक्टर्स पर कब्जा हासिल कर लिया था. क्योंकि उस समय इंडियन आर्मी हेवी स्नोफॉल होने की वजह से हिल पोस्ट को ऐसे ही अनगार्डेड छोड़ के चली गई थी. और इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तानी आर्मी ने बिना किसी रेजिस्टेंस के कारगिल के इन पॉइंट्स को कैप्चर कर लिया. अब एग्जैक्टली इन्हीं एरियाज को कैप्चर करने के 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स खुद परवेज मुशर्रफ ने ही बताए थे. पहला ये कि वो सियाचिन को इंडिया से कट ऑफ करना चाहते थे. मुशर्रफ साहब ने जो मकसद ऐलान किया था वो ये था कि कारगिल करने की वजह से सियाचिन की सप्लाई लाइन कट जाएगी, हिंदुस्तान की फौज को सियाचिन से निकलने पर हम मजबूर कर देंगे. और दूसरा ये प्लान था कि एक बार कारगिल उनके पास आ गया तो वो इंडिया को कश्मीर इशू पर नेगोशिएशंस करने के लिए मजबूर कर देंगे, के ऊपर इतना दबाव पड़ेगा इंटरनेशनल किस्म का कि ये इस किस्म की जंग 2 एटमी रियासतों में फैल सकती है और उस दबाव की वजह से वो कश्मीर पर मानी खेज मुज़ाकरात करने के लिए आमादा. अब यहाँ पर एक मजे की बात जानते हो फ्रेंड्स, इंडिया में कारगिल वॉर को रॉ का एक इंटेल फेलियर बताया जाता, राइट? पर अकेले रॉ को ही नहीं, इस पाकिस्तानी इन्वेजन की जानकारी खुद पाकिस्तान के पीएम को भी नहीं थी. फरवरी 1999 को इंडियन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंडो पाकिस्तान रिलेशंस और पीस एस्टैब्लिश करने के लिए बस डिप्लोमेसी की थी.
बेसिकली वो पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ से मिलने के लिए बस से लाहौर गए थे, क्योंकि उस समय पाकिस्तानी गवर्नमेंट भारत से पीसफुल रिलेशंस रखना चाहती थी। मगर पाकिस्तान तो ठहरा पाकिस्तान, उनकी आर्मी पीछे से इंडिया पर ही अटैक करने की साजिश रच रही थी। अब शुरुआत में सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी के जनरल परवेज मुशर्रफ और 3 से 4 जनरल्स को छोड़कर किसी को भी इस पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन के बारे में पता ही नहीं था। बट जैसे ही पाकिस्तानी आर्मी ने कारगिल सेक्टर में मौजूद इंडियन पोस्ट को कैप्चर कर लिया, तब जाकर उन्होंने अपने पीएम को इन्फॉर्म किया एंड ऑब्वियसली ही वाज ओके विद इट। अब इनिशियल स्टेज पर अगर देखें ना, तो पाकिस्तान को 3 जगहों पर सक्सेस मिली। एक कि उन्होंने इंडिया के स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर कंट्रोल ले लिया था। दूसरा, उन्होंने इंडियन आर्मी के सप्लाईज को ही कट कर दिया, क्योंकि श्रीनगर लेह हाईवे सीधे उनके निशाने पर आ गया था, जो इंडियन ट्रुप्स और सप्लाईज को लद्दाख और सियाचिन पहुंचाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। तीसरी सक्सेस उन्हें मिली 15 मई 1999 को, जब द्रास सेक्टर में इंडियन आर्मी के कैप्टन कालिया और 5 सोल्जर्स पेट्रोलिंग करने गए थे। तो पाकिस्तानी आर्मी ने उन पर हेवी एम्बुश यानी कि सरप्राइज अटैक किया और उन्हें पकड़ लिया, कैप्चर कर लिया। उन्हें फिर 22 डेज तक बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया, जिसके बाद अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। और ये पूरा का पूरा ऑपरेशन जो टॉर्चर का कंडक्ट किया गया था, बहुत ही ग्रिजली तरीके से किया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने सभी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में इसे एक्सेप्ट करने से सीधे सीधे मना कर दिया। उनका यह स्टैंड था कि कारगिल अटैक उन्होंने करवाया ही नहीं है, उल्टा उन्होंने इसे मुजाहिदीन का इन्फिल्ट्रेशन बता दिया। सो टिपिकल स्ट्रैटेजी थी पाकिस्तान की, जैसे वो पहले अक्सर करता था, नॉन स्टेट एक्टर्स पर ब्लेम डाल देता था और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म नहीं बताता था। और इस डिप्लोमेसी के पीछे का रीजन बिल्कुल सिंपल था, क्योंकि इससे इंडिया अगर पाकिस्तानी सोल्जर्स पर अटैक करता तो हम एज एन एग्रेसर दुनिया के सामने प्रेजेंट हो जाते थे और पाकिस्तान विक्टिम कार्ड प्ले कर सकता था और वेस्ट की एड और सिंपैथी उसे और ज्यादा मिलती थी। अब इंडियन सोल्जर्स को भी इस अटैक के बारे में 5 मई 1999 को, यानी कि अटैक के 2 दिन बाद पता चला कि पाकिस्तानी सोल्जर्स ने इन्फिल्ट्रेशन कर दिया, पर इंडिया के पास ये बात इंटरनेशनली प्रूफ करने के लिए कोई सबूत नहीं था। और एग्जैक्टली यहीं पर एंट्री हुई रॉ की। हमें आज तक ये पता था कि रॉ का इंटेल फेलियर था कारगिल वॉर, बट ये नहीं पता था कि इस जंग में रॉ के अचीवमेंट्स क्या है। सो रॉ का इस जंग में सबसे बड़ा अचीवमेंट था मुशर्रफ का कॉल। मई 1999 रॉ के कम्युनिकेशन स्टेशन ने एक बेजिंग बेस्ड कॉल को इंटरसेप्ट किया। ये कॉल और किसी का नहीं बल्कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुशर्रफ का था। इसमें वो ओपनली एक्सेप्ट कर रहे थे कि उन्होंने IAF के प्लेन्स को गिरा दिया है और इस अटैक को मुजाहिदीन के अटैक्स की तरह रिप्रेजेंट किया है। क्या ये MI-17 हमारे इलाके में गिरा है? अजीज, नहीं सर, ये उनके इलाके में गिरा है। हमने उसे गिराने का दावा नहीं किया है, हमने मुजाहिदीन से उसे गिराने का दावा करवाया है। लेकिन ये मंजर काबिल दीद था, हमारी अपनी आंखों के सामने उनका हेलीकॉप्टर गिरा। मुशर्रफ बहुत अच्छे, फर्स्ट क्लास। इस ऑडियो को फिर इंडिया ने पाकिस्तान को सुनाया और वर्ल्ड वाइड ये प्रूफ कर दिया कि पाकिस्तान ने पीस एग्रीमेंट का उल्लंघन करते हुए इंडिया पर अटैक किया है। और पाकिस्तान ये जो सारी बातें बोल रहा है वो बस सिर्फ एक फसाद है, बट असल में वो खुद भी वॉर में इन्वॉल्व है। बट ये इकलौता रॉ का बड़ा अचीवमेंट नहीं था। एक मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल में फॉर्मर रॉ चीफ AS दुलट जी ने ओपनली रिवील किया कि कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के पहले ही यानी कि अर्ली 1999 में रॉ ने गवर्नमेंट को एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट सबमिट किया था, जिसमें क्लियरली ये लिखा था कि कारगिल पर ऐसा एक इन्वेजन होने वाला है और हमें सतर्क हो जाना चाहिए। अब सेंटर ने इस पर एक्ट क्यों नहीं किया, मीडिया में ये बात पब्लिसाइज क्यों नहीं हुई, ये हमें नहीं पता। बट रॉ की तरफ से ये एक सीरियस इंटेल था और शायद इससे वॉर रुक भी जाता था, बट मे बी हमारे लैक्स्ड ब्यूरोक्रेसी के वजह से हमें ये वॉर झेलना पड़ गया। एंड यू नो व्हाट्स वर्स, ये इल्जाम उल्टा रॉ पर ही बैकफायर हो गया कि यार आप ही लोग ने इंटेलिजेंस नहीं दिया, जबकि रॉ ने तो ऑलरेडी सबमिट कर लिया था, उस पर एक्शन नहीं लिए गए थे। अब तीसरी अचीवमेंट सिर्फ रॉ की नहीं बल्कि हमारे देश की भी एक काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। क्या आप जानते हो टिबेटन रेफ्यूजीज ने इंडिया को पहली कारगिल की जीत दिलाई थी? यस, टिबेटन्स ने लिटरली इंडिया के लिए लड़ा था। सो 1999 में रॉ ने 80 टिबेटन्स की एक स्पेशल फ्रंटियर फोर्स बनाई थी, जिनके मदद से उन्होंने कारगिल में पहला सक्सेसफुल काउंटर स्ट्राइक कंडक्ट किया था। लेकिन इसमें उनके कुछ ऑफिसर शहीद हो गए थे। अब इंडिया के लिए जान देने के बावजूद भी मार्टर्स लिस्ट में उनका नाम तक नहीं लिखा गया था। इवन उनकी वीरता को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक सेरेमनी तक नहीं रखी गई। सो इस सबसे फ्रस्ट्रेट होकर एट लास्ट एक टॉप रॉ ऑफिसर जिनका कोड नेम रहमान था, उन्होंने इंडिया के तब के NSA ब्रिजेश मिश्रा जी से
से रॉ के काम को और टिबेटन्स के काम को एक्नॉलेज करने की रिक्वेस्ट की, बट रिपोर्ट्स के हिसाब से एनएसए ने मुंह पर ही मना कर दिया। बट फिर ये बात पीएम अटल जी को पता चली और उन्होंने तब जाकर उन ऑफिसर्स को सीक्रेटली गैलेंट्री अवार्ड से ऑनर किया। अब ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कौन है जानते हो? वेल, ये फोर्स इंडिया की मोस्ट मिस्टीरियस आर्म्ड यूनिट है, जिसके बारे में पीएम को छोड़कर देश में किसी को नहीं पता। इनफैक्ट ये आज तक आर्मी के कमांड में नहीं है, रॉ के अंडर ऑपरेट होती है। इस यूनिट को 14 नवंबर 1962 में रॉ और सीआईए ने मिलकर एस्टैब्लिशमेंट 22 नाम के एक प्रोजेक्ट के तहत बनाया था, जिसमें खंपा कम्युनिटी के 5000 टिबेटन रेफ्यूजीज को देहरादून में ट्रेन करके इस फोर्स को शुरू किया गया था। इनका मेन काम वैसे तो था चाइना के खिलाफ इंटेलिजेंस गैदर करना और माउंटेन एम्ब्यूशेस करना, क्योंकि टिबेटन्स नेचुरली ही माउंटेनियस टेरेन में सर्वाइव करने में एक्सपर्ट्स होते हैं। पर 1971 में इंडिया और यूएस के रिलेशंस खराब हो गए, जिसके बाद से फिर यूएस ने इस प्रोजेक्ट से बैकआउट कर दिया और तब से रॉ ही इस यूनिट को सोलली ऑपरेट करता है। और सिर्फ कारगिल में ही नहीं, इस यूनिट ने 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, ऑपरेशन ब्लू स्टार और सियाचिन ग्लेशियर कैप्चर करने में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। लेकिन आज तक इनकी वीरता के बारे में किसी को पता ही नहीं। अब हमारे आर्म्ड फोर्सेस के अलावा लद्दाखीज ने भी कारगिल वॉर को जीतने में एक बड़ा रोल प्ले किया था। इनफैक्ट पाकिस्तानीज इंडिया में घुसे हैं, ये बात भी सबसे पहले एक लोकल विलेजर ने ही आर्मी को बताया था। पाकिस्तानी हमले के बारे में सबसे पहले इंडिया को अलर्ट करने वाले लद्दाखीज ही थे। तो मेरा यहाँ गुम हुआ था, शक को ढूंढने के लिए गया था मैं घर को नाले की तरफ, अपने गाँव का नाले में। तो खैबर और सामने देखा तो मेरे पास बिनोकुल होता है, तो कोई 6 बंदे नज़र आया मेरे को ऊपर टॉप में, बंजू टॉप में। तो बर्फ़ था, बर्फ़ के बीच में कोई रास्ता जैसा नज़र आया, तो मैं बड़े सर में देखते हुए तो वहाँ 6 बंदे नज़र आए। फिर तो लगभग मैं वहाँ 10 मिनट तक रुका, फिर मैं वापस आया यहाँ, तो वहाँ 3 पंजाब का कोई एक जवान बैठता था, वहाँ एक गार्ड कमांडर था बलविंदर सिंह, उसको मैंने रिपोर्ट दे दिया सर जी मैं इस तरह हम यहाँ गुम हुआ था, ढूंढने के लिए गया तो वहाँ कोई बंदे हैं। और सिर्फ यही नहीं, उस वक्त वॉर में लद्दाख के हर एक गांव ने इंडियन आर्मी की मदद भी की थी। लद्दाखी बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने और लद्दाख के हर स्कूल प्रिंसिपल ने अपने गांव में अनाउंस कर दिया था कि गांव का हर एक आदमी और यूथ आर्मी को सपोर्ट करने में वॉलंटियर करेगा। इन्होंने आर्मी को 3 तरीकों से सपोर्ट किया था। पहला, दुश्मन के हर मूवमेंट की इंटेलिजेंस आर्मी को ये देते थे। दूसरा, लॉजिस्टिक्स यानी कि सामान पहुंचाने में आर्मी की ये मदद करते थे। और तीसरा, जरूरत पड़ने पर ये आर्मी को खाना भी देते थे। अब ये सब के अलावा हमारे इंडियन आर्मी के ऑपरेशन विजय की कहानियां तो बहुत ही मशहूर है। इस पर तो शेरशाह जैसी मूवीज भी बन चुकी है। इंडियन आर्मी का हमारी जीत में सबसे बड़ा रोल रहा है, क्योंकि उन्हें लिटरली एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पॉइंट 4875 में चढ़ना था, वो भी ऑपोजिट साइड से, यानी कि नीचे से ऊपर, और ऊपर दुश्मन बैठे थे जो कि तेज गोलीबारी मिसाइल्स छोड़ रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे। और इसके बाद भी हमारी आर्मी अगेंस्ट ऑल टाइड्स ऊपर चढ़कर उन्हें कॉम्बैट कर रही थी। लेकिन हमने कभी भी कारगिल के दौरान इंडियन नेवी और एयरफोर्स का क्या रोल था, इसके बारे में कहानियां नहीं सुनी है, इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में नहीं जाना है। सो कारगिल वॉर के दौरान इंडियन नेवी ने पाकिस्तान को बड़े ही स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान के कराची पोर्ट को ब्लॉक कर दिया था, जिस एक ब्लॉकेट से इंडियन आर्मी पर लॉन्च होने वाले मिसाइल्स एकदम से रुक गए। दरअसल उस वक्त इंडियन नेवी ने एक नॉर्थ कोरियन कार्गो शिप जो पाकिस्तान के लिए मिसाइल्स और स्पेयर पार्ट्स ले जा रही थी, उसे इंटरसेप्ट कर लिया था, यानी कि पकड़ लिया था। ये वेपन्स चाइना नॉर्थ कोरियन रूट के जरिए पाकिस्तान को पहुंचाना चाहता था, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने दोस्त चाइना से हथियारों की मदद मांगी थी। पर ये सारे हथियार पाकिस्तान तक इसीलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि मई 1999 में इंडियन नेवी ने अपनी ईयरली वॉर एक्सरसाइज समर एक्स को बे ऑफ बंगाल से शिफ्ट करके बड़ी स्ट्रेटेजिकली अरेबियन सी में कर दिया था। बेसिकली इंडियन नेवी ने इसी एक्सरसाइज की आड़ में कराची पोर्ट को ब्लॉक कर दिया था। ये क्लासिक एग्जाम्पल था गनबोट डिप्लोमेसी का, जहां पर 30 से ज्यादा इंडियन नेवी शिप्स कराची हार्बर के सिर्फ 13 नॉटिकल माइल्स दूर ऑपरेट कर रहे थे, जो पाकिस्तान के टेरिटोरियल वाटर्स से लेस देन 2 किलोमीटर्स दूर था। इसका मतलब बेसिकली ये था कि ना ही पाकिस्तान में कोई शिप आ सकती थी और ना ही पाकिस्तान से बाहर कोई शिप जा सकती थी। पीएम नवाज शरीफ ने तो बाद में ओपनली खुद ही एक्सेप्ट कर लिया था कि इंडियन नेवी के इस ब्लॉकेड के बाद पाकिस्तान के पास सिर्फ 6 दिन का ही फ्यूल सप्लाई बचा था, क्योंकि पूरी सप्लाई चेन ही कट कर दी थी। अब एक और एक काफी अननोन मगर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि कारगिल क्राइसिस के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने ऑलमोस्ट पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ और आर्मी जनरल परवेज मुशर्रफ
को जान से मार डाला ही था। दरअसल किस्सा कुछ ऐसा है कि इंडियन एयरफोर्स फाइटर पायलट ने गलती से लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार पाकिस्तानी मिलिट्री बेस को टारगेट पर लॉक कर लिया था और बस वो बॉम्ब गिराने ही वाले थे, लेकिन उन्हें अपने सीनियर ऑफिसर्स से इसकी परमिशन नहीं मिली क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट लाइन ऑफ कंट्रोल के यानी कि बॉर्डर के उस पार अटैक्स नहीं करना चाहती थी। लेकिन फिर जाके एंड में पता चला कि जो मिलिट्री पोस्ट टारगेट पर था ना, उसी में पाकिस्तानी पीएम और आर्मी चीफ दोनों मौजूद थे। वो उस समय वॉर सिचुएशन की उसी पोस्ट से मॉनिटरिंग कर रहे थे, पर इंडिया के एथिकल बिहेवियर की वजह से वो बच गए। मतलब जरा सोचो, अगर उन्होंने उस ट्रिगर को पुल कर दिया होता और उनकी जान चली जाती तो इसके नेशनल और इंटरनेशनल रेपरकशंस क्या ही होते। तो यही सारी अनटोल्ड स्टोरीज बताती है कि कारगिल वॉर एक मिसाल है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की ब्रेवरी और स्ट्रैटेजी का, जिन्होंने मिलकर पाकिस्तान को हराया और कारगिल को वापस जीत लिया। हजारों सोल्जर्स देश के लिए घायल हुए, जिसमें से कुछ तो परमानेंटली डिसेबल्ड भी हो गए और 527 सोल्जर्स ने तो देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी, सिर्फ इसीलिए ताकि हम इंडियंस सेफ रह सके। और इन जवानों के इन एफर्ट्स के लिए हम हमेशा कर्ज में रहेंगे और इसीलिए इस कारगिल दिवस पर मेरा हमारे सभी शहीद जवानों को शत शत नमन है। और इन्हीं अनटोल्ड स्टोरीज को बताकर उन अनसंग हीरोज को लाइमलाइट में लाना, यही हमारे इस वीडियो के द्वारा उन्हें ट्रिब्यूट है। और ऐसे ही कई और स्टोरीज है जो खुद कारगिल वेटरन कैप्टन विजय नायर जी ने भी मेरे साथ पर्सनली शेयर किए थे, जो बाय द वे सिर्फ 22 साल के थे जब वो ऑपरेशन तलवार के थ्रू इस वॉर का हिस्सा बने थे। कैप्टन विजय नायर का खुद का पर्सनल कारगिल वॉर का क्या एक्सपीरियंस था, आप उसे यहाँ पर इस पॉडकास्ट में चेक कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक करके। उन्होंने कारगिल वॉर के बारे में और इंडियन मिलिट्री के बारे में काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी शेयर किए हैं जो कि मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं पता होंगे। आप तो कारगिल वॉर मेडल पहनते हो, विजय स्टार, बट नेवी साला जहाज लेकर कैसे पहुंच गया वहां पर हिल पे, यू नो, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल कि जो भी 6 लोग थे वो लोग, उनकी आंखें निकाल दी, उनके पूरे दांत तोड़ दिए, 32 दांत, उनके बदन पर 200 से 300 सिगरेट के बट्स के मार्क थे हर एक बंदे का, एंड इवन जेनिटल्स जो है वो तक काट दिया। दैट वाज द इनह्यूमन थिंग दे डिड। एडमिरल सुशील कुमार वाज वेरी क्लियर कि दुनिया को अनाउंस कर दो वी आर हियर, एंड नोबडी एक्सपेक्टेड इंडियन नेवी विल डू दिस। सडनली ये टीम इज सेंडिंग प्रपोजल फॉर ह्यूज कंटेनर्स ऑफ डब्बे कॉन्डोम्स का, तो फिर यहाँ साले नेवल हेडक्वार्टर्स में परेशान, ये लोग क्या करने भेजा, कर क्या रहे लोग करके ना, दे स्टार्टेड आस्किंग कि बास्टर्ड्स व्हाट आर यू डूइंग करके, यू नो। अगर इस वीडियो से फ्रेंड्स आपको कुछ भी नई बात जानने मिली तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना, ताकि उन्हें भी इन अनटोल्ड स्टोरीज के बारे में बिल्कुल गाइस, आप भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के अंदर इस वीडियो को जरूर शेयर करना। और यार मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि पाकिस्तान ने मतलब आर्मी ने जब इंडियन आर्मी के 2 जवान उन्होंने पकड़े और उनका बहुत ही बुरा गंदा हाल किया, मतलब सिगरेट्स लगाई, दांत तोड़ दिए, आंखें निकाल दी, इतना तशद्दुद यार क्यों किया तुम लोग। वैसे मतलब उनको पकड़ लिया तुम लोगों ने मतलब अगर तुम लोगों ने उनको पकड़ लिया, तुम लोगों का जो भी मुआहदा होना था वो करते और फिर उनको जो है वो जाने देते, लेकिन इतना तशद्दुद तैयार ना करते। लेकिन इंडियन आर्मी ने जो है वो सच में एक बहुत ब्रेव काम किया कि उन बटन वो दबा देते तो आज जो है ना पाकिस्तान का ये हाल ना होता जो हो रहा है, ठीक है। तो बटन नहीं दबा यार, तुम लोगों से छोटा सा काम नहीं हुआ और उन्होंने दिखाया कि अभी भी हम लोगों के अंदर जो है वो इंसानियत बाकी है। और यार इंडियन आर्मी को बड़ा सल्यूट करती हूँ। कारगिल वॉर उन्होंने बहुत ब्रेव तरीके से जीती और स्ट्रैटेजी यूज़ की। यार मैं पहले भी कहती हूँ कि आपका माइंड अगर काम कर रहा है ना, आपके पास जितने मर्जी हथियार है, ताकत है, आपका माइंड नहीं है, आपको यूज़ सही करना नहीं आ रहा, तो वो सारी चीज़ें जो है फिर वेस्ट है। लेकिन अगर आपके पास थोड़े हथियार है लेकिन स्ट्रैटेजी आपके पास अच्छी है, माइंड आप अपना अच्छे से यूज़ कर रहे हो ना, तो फिर आप लोग जीत जाओगे। तो गाइज आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मैंने लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइएगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय गाइज।